वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। चलिए थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमने आधा कंप्लीट किया था अजंता की गुफाओं में, उसी पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है, आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृति संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए हैं एवं स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एक विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ाकर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध की जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंघल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई हैं और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग विभिन्न रूप से चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियां अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं, लेकिन वे गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 में 2 की कुछ आकृतियां वेंगी की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एलोरा की गुफाओं में क्या क्या विशेषताएं रही इसके बारे में जानेंगे। औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है एलोरा। यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यह एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के तीन भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं दो धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहां बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहां बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं हैं, जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि में काफ़ी बड़ी हैं और उनमें 1, 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफाएं बनाना वहां की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और पद्मपाणि तथा वज्रपाणि की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12, जो कि एक तिमंजिली गुफा है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी, बुद्धों और वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्रसत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 है। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे और जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुंचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया। ब्राह्मणिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध,
कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं, उनका आयतन बाहर निकला हुआ है, जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं और उनमें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा। इसलिए मूर्तिकला की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जा सकता है। गुफा संख्या 16 को कैलाश यानी कैलाश लेनी कहा जाता है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकारों की अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी ही है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाघ है। बौद्ध भित्तिचित्रों वाली बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख बघानी नामक मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिनमें से सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान है। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में विशेष महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहां दीवार और छत पर चित्र भी दिखाए गए हैं। गुफा संख्या 2, 3 एवं 5 एवं 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर के किरकिरे से तैयार मोटे पलस्तर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया था। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर है। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहां देखा जा सकता है। एलिफेंटा और अन्य स्थल। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन हैं और इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभावों के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में मुख्यतः महाबलीपुरम में भी पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले के ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला था। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। इनसे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। पकी मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें से कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियां हैं और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों और पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां हैं। पूर्वी भारत की गुफा परंपरा। पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलूरू जिले में स्थित गुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ।
संभवतः यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहाँ स्तूप, विहार एवं गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ। गुंटापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार है और प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना हुआ है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों में सजी हुई हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं, जिनकी छतें मेहराबदार हैं, जो बिना बड़े कक्ष के 1 मंजिली या 2 मंजिली हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुंटापल्ली के अतिरिक्त रामपरेम पल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टान को काटकर एक छोटे से स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जहां पर चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ है। कहाँ पर है सबसे बड़ा? देश का सबसे बड़ा स्तूप अनकापल्ली में। इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। ओडिशा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही है। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण हैं, जो भुवनेश्वर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं फैली हुई हैं, जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी हैं। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशु का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भागों में कक्षों का निर्माण किया गया है। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ में सुसज्जित है। इसी के साथ में ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आगे दिए हुए हैं कुछ चित्रों के बारे में दिया, जैसे स्तूप संख्या 1 सांची में स्थित है। इसकी विशेषताएं दी गई हैं। चलिए पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर विरासत स्थल है। यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं, अर्थात स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2, स्तूप संख्या 3। ऐसा माना जाता है कि स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष हैं, स्तूप संख्या 2 में उनसे कम प्रसिद्ध है उन 10 आर्तों की अवशेष हैं जो 3 अलग अलग पीढ़ियों के थे। उनके नाम उनकी अवशेष पेटिकाओं पर लिखे हुए हैं। और स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे हैं। स्तूप संख्या 1 जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, स्तूप वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने मूल रूप में वह स्तूप की रूप में वह स्तूप एक ईंटों का ढांचा है जो आगे चलकर बड़ा बना दिया गया है और पत्थर वेदिका और तोरण से सुसज्जित कर दिया गया है। अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ एक शिलालेख के साथ इस स्तूप के दक्षिण की ओर पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सांची में मठीय और कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया, उसके बाद अन्य द्वार बने। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी है। ऐसा प्रदक्षिणा पथ इसी स्थल पर पाया जाता है और कहीं नहीं। स्तूप के चारों द्वार स्वयं बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और महत्वपूर्ण घटना स्थलों पर अशोक के जाने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित दृश्यों से पूरी तरह सजे हुए हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप में खाली सिंहासन, पद, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाया गया। चारों दिशाओं में तोरण बने हुए हैं। इनकी शैलियों में अंतर पाया जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके निर्माण का समय ईसा पूर्व 1ली शताब्दी और उसके बाद का है। स्तूप संख्या 1 सबसे पुराना स्तूप है, लेकिन स्तूप संख्या 2 की वेदिका पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं वे स्तूप संख्या 1 से पहले की हैं। जातक इन आख्यानों के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे 7 जातक, सम जातक, महाकवि जातक, छंद जातक उन महत्वपूर्ण जातकों में से हैं जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। सांची स्तूप पर पाई जाने वाली आकृतियां आयाम में छोटी है
आयाम में छोटी होते हुए मूर्तिकला की कुशलता दर्शाती हैं। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग का जो रूपाकृतिक चित्रण किया गया वो गहराई और आयाम दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत स्वाभाविक है। संयोजन भीड़ भाड़ भरा हुआ है और मोड़ों से शरीर की गति दर्शाई गई है। उनकी हलचल में संरचनात्मक समरसता और अभिन्नता देखने को मिलती है। स्तंभों पर संरक्षक आकृतियां हैं और सालमंजिका की आकृतियां आयतन के प्रस्तुतीकरण में बेजोड़ हैं। स्तूप संख्या 2 की पहले वाली प्रतिमा और जैसी कठोरता इनमें दिखाई नहीं देती। प्रत्येक तोरण में 2 सीधे स्तंभ और इनकी चोटी पर 3 आड़ी दंडिकाएं। प्रत्येक आड़ी दंडिका आगे से पीछे तक भिन्न भिन्न प्रतिमा विशेष से अलंकृत है। नीचे की दंडिका से भी आगे तक बढ़ी हुई आड़ी दंडिका पर साल मंजिकाओं की आकृतियां बनी हुई हैं। धन्यवाद।